जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या की समस्याएं। सबसे पहले बात करेंगे हम जनसंख्या की समस्याएं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। भारत विश्व का दूसरा बड़ी जनसंख्या वाला विकासशील देश है, जहाँ जनसंख्या संबंधी अनेक समस्याएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का विवरण नीचे दिया गया है। यानी भारत क्या है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाले देशों में से एक है। यानी विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या तो कौन रखता है? चीन। और चीन के बाद में भारत का ही नंबर आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। सरकार द्वारा अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी भारत की जनसंख्या में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई, जिसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या केवल 36.1 करोड़ थी, जो 2012 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई है। अर्थात इन 60 वर्षों की अवधि में भारत की जनसंख्या 3 गुना वृद्धि हुई। यानी जो ये 60 वर्ष है, 60 वर्षों में क्या है, भारत की जो जनसंख्या में कितनी गुना वृद्धि हुई है? 3 गुना वृद्धि हुई है। यद्यपि जनसंख्या की वृद्धि दर 1961 से 71 में 24.8% से घटकर 2001 और 11 में 17.64 यानी 17.64% रह गई। तथापि यह वृद्धि विश्व की 12.3% तथा चीन की 5.3% से कहीं अधिक है। यानी यह जो जनसंख्या वृद्धि थी अपनी 17.64%, जो विश्व की जो जनसंख्या वृद्धि, यानी विश्व की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 12.3%, और चीन की 5.3% से कहीं अधिक है। यदि यहाँ प्रवृत्ति जारी रही तो हमारी जनसंख्या 2028 में चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। यानी हमारी जो जनसंख्या है वो 2028 में चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। 1951 तथा 1981 के दौरान भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। यानी जो भारत की जो जनसंख्या है वो 1951 तथा 1981 के दौरान जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। आगे देखिए, सेकंड पे आता है जनसंख्या का असमान वितरण। यानी कहीं पे तो जनसंख्या बहुत ही कम है और कहीं पे जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जनसंख्या का असमान वितरण। जनसंख्या की दूसरी बड़ी समस्या उसका असमान वितरण है। 1 और 2011 में अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, और इसके बहुत से पहाड़ी भागों में 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम घनत्व है। यानी एक तरफ तो क्या, अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और पहाड़ी क्षेत्रों में तो 5 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी कम है। तो दूसरी ओर बिहार में लगभग पूर्णतया कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के होते हुए भी 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जनसंख्या निवास करती है। वहीं दूसरी ओर जो बिहार में जो कृषि पर आधारित राज्य है उसमें क्या है, 1102 मतलब 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की जनसंख्या निवास करती है। यानी 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जनसंख्या निवास करती है। यानी जो वहाँ का जो घनत्व है वो कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किमी है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा सीमित संसाधनों की पृष्ठभूमि में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या अधिक और रोजगार के अवसरों की संख्या कम हो जाती है। यानी क्या है, बेरोजगारी के क्या, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण क्या है? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। यानी जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है उनके कारण क्या है? जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या के कारण क्या है? बेरोजगारी भी बढ़ती है। बेरोजगारी के कारण जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ती है। जैसे अधिकतर क्या है, लोग बेरोजगार रहेंगे तो वो अधिकतर टाइम घर पे रहेंगे, जिससे क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होती है। और उसी प्रकार अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या के बढ़ने से भी बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या तथा सीमित संसाधनों की पृष्ठभूमि में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या अधिक और रोजगार के
अवसरों की संख्या कम होती है। यानी क्या है, जो रोजगार की जो तलाश है, यानी जो काम धंधों की तलाश करने वाले लोगों की संख्या तो अधिक होती है, और काम की जो संख्या है यानी रोजगार के जो अवसर है उनकी संख्या कम होती है। क्यों? ये अधिक जनसंख्या के कारण हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। भूख एवं कुपोषण। भूख एवं कुपोषण की समस्या तब पैदा होती है जब जनसंख्या में वृद्धि खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि से अधिक तीव्र गति से होती है। यानी जो भूख एवं कुपोषण की जो समस्या तब उत्पादन होती है कि जब जनसंख्या तो अधिक हो और खाद्यान्न कम हो। यानी जनसंख्या की जो वृद्धि है वो इतनी अधिक हो गई कि जो उत्पादन माल है वो कम हो रहा है। यानी जनसंख्या की तुलना में उत्पादन का कम होना कुपोषण और भूखमरी को जन्म देता है। यानी भूखमरी जो पड़ती है, जो कुपोषण होता है, वो खाद्यान्नों की कमी के कारण देखने को मिलता है। तो वर्तमान समय में जनसंख्या अधिक है और खाद्यान्न कम मात्रा में उत्पादित हो रहे हैं, जिससे क्या है, ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आगे देखिए। निम्न जीवन स्तर। जनसंख्या अधिक तथा संसाधन कम होने के कारण औसत भारतीय की आय कम होती है। यानी क्या है, जनसंख्या तो अधिक है और संसाधन कम होने के कारण जो भारतीयों की आय है वो कम है, और यह जीवन की आवश्यक वस्तुओं को भी प्राप्त करने में असमर्थ होता है। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती और औसत भारतीय निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत करता है, जिससे क्या है, जो औसत भारतीय है वो क्या है, निम्न जीवन स्तर व्यतीत करता है। यानी क्या है, जनसंख्या अधिक होने के कारण संसाधनों की कमी, और संसाधनों की कमी होने के कारण जो मानवीय जीवन स्तर है वो निम्न है। क्योंकि अधिक संसाधन होते, जनसंख्या कम होती, तो मानव का जो जीवन स्तर है वो उच्च होता, भारतीयों का जो जीवन स्तर है वो उच्च होता। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण मानव का जो जीवन स्तर है यानी भारतीयों का जो जीवन स्तर है वो निम्न जीवन स्तर है। ठीक है, आगे देखिए। अपराधीकरण। जनसंख्या वृद्धि से रोजगार तथा जीवन की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने की क्षमता कम हो जाती है। इन परिस्थितियों का सबसे बुरा प्रभाव युवा जनसंख्या पर पड़ता है, क्योंकि किशोर और वृद्ध भी युवाओं पर ही निर्भर करते हैं। अपनी तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये युवक अपराध की दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं और चोरी, डकैती, हत्या, शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति, हड़ताल, धरना जैसी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो जाते हैं। यानी क्या है, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जब रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तो वो अपने परिवार की आवश्यकताएं उपलब्ध करने के लिए वो गलत कार्य करेगा, जिसमें चोरी, डकैती, हत्या, ये सारी चीज़ें वो करने लगेगा, जिससे क्या है, आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी। आगे देखिए। जनसंख्या नीतियाँ, पॉपुलेशन पॉलिसीज। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। 1951 से 1956 इसमें क्या क्या योजनाएं अपनाई गई थी, क्या क्या कार्य किए गए थे, वो देखेंगे हम। फर्स्ट पे आता है भारत की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कारकों का सही चित्र प्रस्तुत करना, परिवार नियोजन उपकरणों की खोज तथा परिवार नियोजन के प्रसार के लिए उपयुक्त विधियों का शोध करना, सार्वजनिक एजेंसियों तथा राजकीय अस्पतालों एवं चिकित्सा केंद्रों पर परिवार नियोजन सेवाओं को उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें इस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 में। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की जनसंख्या नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। केवल एकमात्र परिवर्तन यह था कि 1956 में स्वेच्छापूर्वक नसबंदी का प्रावधान किया गया। पूरे देश में 1469 परिवार नियोजित केंद्र स्थापित किए गए। यानी पूरे देश में क्या है, 1469 परिवार जो नियोजित केंद्र स्थापित किए गए। अब बात कर लेते हैं जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है 1961 से 66। यह स्पष्ट जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। यानी इसमें क्या है, स्पष्ट जो जनसंख्या नीति है उसकी घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार एक समुचित अवधि में जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाना नियोजित विकास का केंद्र बिंदु होना चाहिए। इस कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसमें शिक्षा तथा भारी मात्रा में परिवार नियोजन उपकरणों तथा
सेवाओं का ग्रामीण और नगरीय समुदायों में प्रसार हो भारी महत्व रखते हैं। सेवाओं का ग्रामीण और नगरीय समुदायों में प्रसार हो भारी महत्व रखते हैं। ये सारे कार्य इसमें किए गए। आगे देखिए, चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974 में जनसंख्या नीति अधिक सकारात्मक हो गई, जबकि परिवार नियोजन, इसमें क्या है, जो परिवार नियोजन तथा छोटे परिवारों को नीति का मुख्य बिंदु बनाया गया। इसमें परिवार नियोजन और छोटे जो परिवार थे उनको क्या है, नीति का मुख्य बिंदु बनाया गया। योजना के अंतर्गत जन्म दर को 39 प्रति हजार से घटाकर 1978 और 1979 में 23 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो 1978 और 1979 में 23 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया। आगे देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम में आधारभूत परिवर्तन किया गया और इस कार्यक्रम पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। न्यूनतम आवश्यकताएं, कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश सामाजिक सेवाओं जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन, बाल आहार तथा भावी एवं वर्तमान माताओं के पोषण को रखा गया। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन, बाल आहार तथा भावी एवं वर्तमान माताओं के पोषण को रखा गया। मतलब इन चीज़ों पर इसमें ध्यान दिया गया था। अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को पहले जैसी प्राथमिकता जारी रही। इस योजना में सभी स्तरों पर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा पोषण सेवाओं का एकीकरण किया गया। आगे देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 में जनसंख्या नीति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए गए। इस नीति को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। फर्स्ट पे, स्त्रियों के लिए विवाह की सीमा बढ़ाकर 20 वर्ष करना। यानी जो स्त्रियों के लिए जो विवाह की जो सीमा थी उससे बढ़ाकर 20 वर्ष करना। सेकंड पे देखिए, परिवार में 2 शिशुओं के विचार को बढ़ावा देना, अर्थात हम दो हमारे दो के विचार को जनता तक पहुंचाना। यानी इसमें क्या कहा गया कि हम दो हमारे दो, ये नारा इसमें दिया गया और इस सोच को डेवलप किया गया, इस सोच का विकास किया गया। ठीक है, आगे देखिए, 42% प्रजनन आयु वर्ग के दंपतियों को विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक सुविधाएं उपलब्ध कराना। चौथे नंबर पे देखिए, सभी भावी माताओं एवं शिशुओं को टीकाकरण कार्यक्रम में समाहित करके शिशु मृत्यु दर को 90 प्रति हजार तक ले जाना, ताकि शिशु जीवन संभाव्यता दर में वृद्धि हो सके। ठीक है, आगे देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 में अपरिकृष्ट जन्म दर को 26 प्रति हजार, शिशु मृत्यु दर 70 प्रति हजार, जीवन शिशु तथा 56% दंपति को परिवार नियोजन के कार्य क्षेत्र में लाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित थे। वापस से रिपीट कर देता हूँ। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो 1992 से 1997 में अपरिकृष्ट जन्म दर को 26 प्रति हजार, शिशु मृत्यु दर 70 प्रति हजार, जीवित शिशु तथा 56% जो दंपतियों को परिवार नियोजन के कार्य क्षेत्र में लाने का जो लक्ष्य रखा गया, जो परिवार में क्या है, जो दंपतियों को लाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित थे। फर्स्ट, आपका परिवार कल्याण की सेवाओं में गुणात्मक सुधार करना तथा उन सेवाओं को घर घर तक पहुंचाना।
यानी जो परिवार कल्याण की जो सेवाएं थी उनमें गुणात्मक सुधार करना और उन्हें घर घर तक पहुंचाना, जिससे क्या है अधिक लोग इससे जागरूक हो सके और अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, आगे देखिए, परिवार नियोजन के लिए अधिक आर्थिक सहायता देना तथा राज्य सरकारों को अधिक लचीलापन प्रदान करना। थर्ड पे देखिए, नगरों में स्थित मलिन बस्तियों में परिवार कल्याण के लिए नए कार्यक्रम तैयार करना। जो नगरों में जो मलिन बस्तियाँ आती हैं उनके लिए जो परिवार कल्याण कार्यक्रम तैयार करना। जो फ़ोन नंबर पे देखें, उन 90 जिलों पर विशेष ध्यान देना जहाँ अपेक्षाकृत जन्म दर 39 प्रति 1000 से अधिक है। यानी वो 90 जिलों पर अधिक ध्यान देना जहाँ पे जो जन्म दर है वो 39 प्रति 1000 से अधिक है। अब आगे देखें, स्वैच्छिक एजेंसियों तथा गैर सरकारी संस्थाओं को परिवार कल्याण कार्यक्रम में भागीदार बनाना। जो स्वैच्छिक एजेंसियां थी और गैर सरकारी जो संस्थाएं थी उन्हें परिवार कल्याण कार्यक्रम में भागीदार बनाना। आगे देखिए, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो जनसंख्या नीति जो 2000 है उसके अनुसार हम बात करेंगे। ठीक है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 यानी 2000 सन 2000 में जो नई जनसंख्या नीति आई थी हम उसकी बात करेंगे। 15 फरवरी 2000 को अपनाई गई नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनाई गई सर्वश्रेष्ठ नीति है। इसमें वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थायी बनाने अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर को शून्य पर लाने पर बल दिया गया। यानी 2045 तक जो जनसंख्या की जो स्थायी बनाने अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर को शून्य पर लाने पर बल दिया गया। आगे बात कर लेते हैं, वर्ष 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए। फर्स्ट पे है, शिशु मृत्यु दर को 70 प्रति 1000 से घटाकर 30 प्रति 1000 से नीचे लाना। सेकंड पे आता है मातृ मृत्यता को प्रति तो सेकंड पे देखिए आपका जो मातृ मृत्यता को प्रति जो 1 लाख जीवित जन्मों के अनुपात से 100 से कम करना। ठीक है, आगे देखिए, समस्त जनसंख्या को रोगों के प्रति निरापत्ता प्रदान करना। चौथे नंबर पे देखिए, कम से कम 80% जनन को नियमित डिस्पेंसरियों, अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा करवाना और शेष 20% जनन को भी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कराना। ठीक है, पांचवें नंबर पे देखिए, 14 वर्ष से सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। जो 14 वर्ष के जो सभी बच्चे थे यानी 14 वर्ष की जो आयु तक जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर को 20% से नीचे ले आना, विशेषतः लड़कियों में। सातवें नंबर पर देखिए, वर्ष 2010 तक प्रत्येक गांव, नगर, कस्बे आदि में शिशु स्वास्थ्य, जन्मजात शिशु स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सभी मौलिक स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब आठवें नंबर पे देखिए, 18 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों के विवाह पर अंकुश लगाना। यानी क्या है, इसमें बाल विवाह को रोका गया। ठीक है, यदि हो सके तो लड़कियों के लिए विवाह की आयु 20 वर्ष तक बढ़ाना है। हो सके तो जो लड़की हैं उनके लिए विवाह की आयु कितनी करनी है, 20 वर्ष करना है। 2 बच्चे वाले छोटे परिवार को प्रोत्साहन देना, यानी जो 2 बच्चे हैं उनके लिए उनके जो परिवार उनको प्रोत्साहन देना और ये न देना कि हम दो हमारे दो। ठीक है, ये नारा इसमें दिया गया। ठीक है, तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।